प्रधानमंत्री ने बंगाल को दी 15,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने नादिया जिले के कृष्णांगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बंगाल को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में जुटी है और उसी विजन के तहत बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। पीएम मोदी ने आज पुरुलिया जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली का भी उद्घाटन किया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को बंगाल में नेशनल हाईवे 12 के 4 लेन के 100 किलोमीटर लंबे फरक्का रानीगंज सेक्शन का उद्घाटन किया। इस राजमार्ग के निर्माण में 1,986 करोड़ रुपए की लागत आई है। किसानों, मछुआरों के लाभ के लिए भारत तत्पर। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का नतीजा अच्छा रहा और भारत पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि देश हर तरह से किसानों व मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए अपनी नीति पर कायम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के बीच वितरण के लिए नई दिल्ली में अनाज की खरीद निर्बाध और बिना किसी बाधा के जारी है। मंत्री ने 166 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन के व्यापार मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, चूंकि सदस्य कृषि और मत्स्य पालन सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए 29 फरवरी को समाप्त होने वाली वार्ता को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वार्ता सार्वजनिक खाद्य भंडार का स्थायी समाधान खोजने और मत्स्य पालन सब्सिडी पर अंकुश लगाने जैसे मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं होने के साथ समाप्त हो गई। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे गौतम गंभीर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, जिससे मैं क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। गौतम गंभीर ने लिखा है कि मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बड़ी जीत दर्ज की थी। आप की आतिशी और कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली पर भारी पड़ते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर 3,90,000 के विशाल अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। चुनावी मैदान में गंभीर ने पहली बार कदम रखा था और जीत दर्ज की थी। गंभीर ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उसके बाद से वो सेना, जवानों और बाकी सामाजिक मुद्दों पर ट्विटर के जरिए अपनी राय रखा करते थे। रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट की होगी जांच। बंगलुरु के राजाजीनगर स्थित रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर 1 बजे भीषण धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मामले में दावा किया जा रहा था कि रामेश्वरम कैफे में अज्ञात बैग रखा गया था, जिसके कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ। कर्नाटक पुलिस का बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। घटना की जांच पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा, कल डिप्टी सीएम और गृहमंत्री घटनास्थल पर गए थे। मैं आज अस्पताल और घटनास्थल पर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह किसी संगठन का काम है या नहीं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस मामले में शुक्रवार देर रात एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों ने बताया कि जांच दल शुक्रवार को हुए विस्फोट और नवंबर 2022 में मंगलुरु कुकर विस्फोट के बीच समानताओं पर गौर कर रहा है। दिल्ली कूच को किसानों ने दिया विराम।
किसान संगठन रविवार को दिल्ली कूच और अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। इस बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रालियों की संख्या बढ़ने लगी है। उधर किसानों ने डबवाली सीमा पर भी धरने की तैयारी शुरू कर दी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 3 मार्च तक टाल दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता मनजीत सिंह राय और बलदेव जीरा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली कूच पर 3 मार्च को शुभकरण की अंतिम अरदास पर ऐलान किया जाएगा। वहीं शंभू व खनौरी की तरह दिल्ली जाने वाले अन्य रास्तों पर भी मोर्चे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत डबवाली से की जा रही है। यहाँ भी बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठा किया जाएगा। सरकार अगर किसानों को आगे जाने देगी तो ठीक है, वरना किसान यहीं डटे रहेंगे, क्योंकि आंदोलनरत किसान जत्थेबंदियां नहीं चाहती कि संघर्ष में कोई और जान जाए। रविवार को बठिंडा के गांव बल्लो में शुभकरण की अंतिम अरदास के मौके पर सरवण सिंह पंधेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल औपचारिक ऐलान करेंगे। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से वहां पहुंचने की अपील की है। एम्स में डॉक्टर ने महिला तकनीशियन से की गंदी हरकत। एम्स बिलासपुर में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन से छेड़छाड़ कर दी। शिकायत मिलने के बाद आरोपी को एम्स से निकाल दिया गया है। वहीं शिकायत मिलने पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ महिला पुलिस थाना में भी मामला दर्ज किया गया है। ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन के पद पर तैनात युवती ने मामले की शिकायत पहले एम्स के कार्यकारी निदेशक को दी। शिकायत पर युवती ने बताया है कि एक दिन वह ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी कर रही थी। इस दौरान एनेस्थीसिया विभाग के सीनियर रेजिडेंट ने उसे गंदी नीयत से बार बार छुआ। जानकारी मिली है कि तकनीशियन की शिकायत मिलने पर एम्स प्रबंधन की ओर से आरोपी डॉक्टर से पूछताछ की गई। इसके बाद उसे एम्स छोड़ने को कहा गया। सूत्रों के अनुसार आरोपी डॉक्टर एम्स छोड़ चुका है। कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है ये दवा। कैंसर के सस्ते और सरल उपचार को लेकर अध्ययन कर रही वैज्ञानिकों की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने कैंसर के इलाज में एक अभूतपूर्व खोज की है। टीम का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी गोली विकसित कर ली है जो कैंसर को दोबारा होने से रोकने और कैंसर के उपचार के दुष्प्रभावों को 50% तक कम करने में मददगार हो सकती है। खास बात यह है कि ये दवा काफी किफायती भी है। FSSAI से मंजूरी मिलते ही यह टैबलेट 100 रुपये में उपलब्ध हो सकेगी। आतंकी साजिश के खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा युवाओं को भर्ती करने और उन्हें आतंक व हिंसा को अंजाम देने के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने PFI तेलंगाना उत्तर के राज्य सचिव अब्दुल सलीम को गिरफ्तार किया है। वह इस मामले में पकड़ा जाने वाला 15वां आरोपी है। उसके खिलाफ पिछले साल जुलाई में निजामाबाद पुलिस स्टेशन में राज्य पुलिस ने मामला दर्ज कराया था। पिछले साल जून में निजामाबाद जिले में VI टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन NIA ने इस मामले को अपने पास ले लिया। उन्होंने सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। इसके बाद मार्च में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था। पाकिस्तान जा रहे एक पोत को रोका। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक पोत को मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर रोका। कराची जा रहे इस पोत को शक के आधार पर रोका गया। ऐसी सूचना थी कि इसमें ऐसा संदिग्ध सामान ले जाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर माल्टा के झंडे वाले व्यापारिक जहाज CMM अत्तिला को 23 जनवरी को भारतीय बंदरगाह पर रोका। यह कराची जा रहा था। अधिकारियों ने बंदरगाह पर खेप का निरीक्षण किया, जिसमें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी शामिल थी, जिसे मूल रूप से इटली एक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि ये CNC मशीनें कंप्यूटर से नियंत्रित होती हैं। ये मिसाइल निर्माण के अहम हिस्सों को मजबूती, स्थिरता और सटीकता प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक टीम ने भी खेप का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की कि इनका इस्तेमाल पड़ोसी देश अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कर सकता है।